plan something, but we are not able to implement it. And means sometimes happens that we plan very well, but we are not able to implement it really well. And we means we some points सवा are सात बजे not being. ब्रश करना है, सवा सात बजे ब्रश करते हैं, 8 बजे नाश्ता करते हैं, 9 बजे तो एक क्लॉक वर्क होता है ना, टाइम टेबल फॉलो करते हैं, दैट इज गुड, ठीक है. आई एम नॉट वन ऑफ देम, ठीक है. दूसरे लोग होते हैं जिसे टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता, जैसे आपने बोला कोई तो रीजन आ जाता है, टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता. जिससे टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता उसमें दो टाइप के लोग होते हैं, ठीक है. एक होते हैं जो प्रेशर में आ जाते हैं, अरे यार आज हिस्ट्री का एक चैप्टर रह गया, कल मेरा इकोनॉमी का एक रह जाएगा, परसों मेरा ज्योग्राफी का एक रह जाएगा, ऐसे ऐसे करके मेरा एक सब्जेक्ट रह जाएगा, मेरा एक सब्जेक्ट रह जाएगा तो मेरा 10 क्वेश्चन रह जाएंगे, मेरे 10 क्वेश्चन रह जाएंगे तो मैं फेल हो जाऊंगा, यार मेरा पूरा एक साल वेस्ट हो जाएगा. जो एक चैप्टर आपका मिस होता है उससे आप प्रेशर में आके आपका पूरा एक साल वेस्ट हो जाएगा, ऐसा सोचने लगते हो. दूसरे टाइप का एक बंदा होता है, वो बोलता है यार आज एक मिस हो गया ना, कल सुबह नया टाइम टेबल बनाएगा, मेरे पास टाइम इतना बचा है, मेरे पास सब्जेक्ट इतना बचा है, मेरे को इतने दिन में खत्म करने का है, टेंशन नहीं, ठीक है. आपका एटीट्यूड मैटर करता है. मैं जब न्यूज़पेपर पढ़ता था तो शुरू में आपको काफ़ी सारी चीज़ें नहीं आती हैं, तो मैं करता था, मैं एक नोटबुक बना के रखता था, उसके अंदर मैं सारी चीज़ें लिखता था कि मेरे को आर्टिकल 72 क्या है पता नहीं, मुझे इलेक्शन क्या होता है पता नहीं, ऐसे में एक लिस्ट बना के रखता था. सपोज न्यूज़पेपर में आपको 10 चीज़ें मिल गई जो आपको पता नहीं है, फिर बाद में मैं इंटरनेट पे बैठ के सर्च वर्च करता था, तो मैं भी नॉर्मल स्टूडेंट ही हूँ, 3-4 करने के बाद बोर होने लगता था, ठीक है. 3-4 किया, बहुत ज़्यादा 5 किया, 5 बैकलॉग रह गया, अरे ठीक है. दूसरे दिन कभी कभी मैं ज़्यादा भी कर लेता था तो वो जो बैकलॉग होता था वो क्लियर हो जाता था, ठीक है. तो मैंने बैकलॉग क्लियर करने का ऑनेस्ट अटेम्प्ट किया, ठीक है, और जब मैं कर पाया मैं कर दिया. लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ रीजंस की वजह से आप बैकलॉग क्लियर ही नहीं कर पाते, एक हफ्ते के लिए आपको घर पे मम्मी ने बुला लिया, आपका बैकलॉग इतना बन गया कि आप क्लियर ही नहीं कर सकते, ठीक है. तो मैं ऐसे स्टेज पे क्या करता था, सपोज लिस्ट बहुत लंबी हो गई, ठीक है, टेंशन तो आने ही लगता है भाई, किसी को भी टेंशन आएगा, है ना. तो मैं उस दिन क्या करता था, मैं उसके नीचे एक लाइन बनाता था और बोलता था आज से नया लिस्ट चालू करेंगे. आप खुद को मेंटली कैसे बैलेंस रखते हो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आप प्रेशर में आ जाते हो या बोलते हो छोड़ नया चालू करते हैं. मुझसे अभी लोग बोलते हैं कि यार 3-4 महीने का मैंने पेपर नहीं पढ़ा, क्या करना है, ठीक है. आप नया बैकलॉग बना के लो, अभी जो हो रहा है ना आप उसको प्रायोरिटाइज करो, ठीक है. आपको अभी जो करना है आप उसको प्रायोरिटाइज करो, इसके बाद अगर टाइम बचता है तो बैकलॉग क्लियर करते बैठो, क्या दिक्कत है कि नहीं. लेकिन आप नया बैकलॉग मत बनने दो, और बैकलॉग बनता है तो देखो हमको एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट करना चाहिए उसको क्लियर करने का. लेकिन अगर आपको अटेम्प्ट करने के बाद भी अगर चीज़ें क्लियर नहीं होनी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डर के कुछ कर बैठो. उसको बोलो कोई बात नहीं, मुझसे क्लियर नहीं हो रहा है, जाने दो, इसको आज से नया अटेम्प्ट चालू करेंगे, ठीक है. तो एक नया स्टार्टिंग बहुत ज़रूरी होता है. और दूसरा आपने पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में एक बहुत नेगेटिव एटमॉस्फेयर है, तो मैं यहाँ पे वापस से बोलूँगा लोग बहुत कम क्लियर होते हैं. जो लोग प्रीलिम क्लियर नहीं होते ना वो प्रीलिम के बारे में बहुत डराते हैं कि यार ऐसा नहीं करेगा तो प्रीलिम क्लियर नहीं होगा. अब प्रीलिम फिर भी 16,000 लोग क्लियर हो जाते हैं, ठीक है. जो लोग मेंस क्लियर नहीं होते ना वो मेंस के बारे में बहुत डराते हैं, यार प्रीलिम तो ईजी है, ठीक है, प्रीलिम क्लियर हो जाओगे, लेकिन मेंस के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है. तो वो लोग मेंस के लिए डराते हैं. जो लोग मेंस भी क्लियर हो जाते हैं ना इजीली, वो मेंस के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे यार इंटरव्यू में ना वाट लग जाती है, ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू तक बहुत कम लोग पहुंचते हैं, इसलिए इंटरव्यू का एटमॉस्फेयर ही बहुत कम लोग को पता होता है. बाहर एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ना, कि वहाँ पे सीढ़ियाँ कितनी है, कितनी सीढ़ी चढ़ के आए हो, है कि नहीं. यूपीएससी हॉल में जाओगे आपको पूछेंगे कितनी सीढ़ी चढ़ के आए हो, ठीक है. एक खुलासा करता हूँ, वहाँ पे सीढ़ियाँ ही नहीं है, ठीक है. आप एंटर होगे तो जैसे ये एक स्टेप है ना, ऐसा स्टेप करके हॉल शुरू होता है, सब कुछ ग्राउंड फ्लोर पे, ठीक है. तो जिन लोगों ने कभी हॉल नहीं देखा वो आपको बताते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ठीक है. तो अब मेरे साथ नीरव भैया थे, हमारे चाणक्य वाले फैकल्टी थे जिन्होंने काफ़ी ये सब पहले से एक्सपीरियंस ले रखा था. तो क्लासेस का, सीनियर्स का ये इंपॉर्टेंस होता है कि वो आपको, जो अच्छे लोग होते हैं आप उनसे बात करोगे ना तो आपको कभी डिमोटिवेट नहीं करते, वो आपको बोलेंगे नहीं यार हो जाता है. मैं इंटरव्यू का हम लोग जब तैयारी करने बैठे था, मेरे को अभी भी याद है, मैं भैया को पूछता था भैया भैया क्या पूछेंगे, भैया कैसे करूँगा भैया, और भैया बोलते थे अरे चिल बात हो जाएगा हो जाएगा. तो जब इंटरव्यू के अंदर गए तो मेरा पैनल पता होता है, मैं अंदर गया, मेरे को पहला क्वेश्चन था कि मैं पोएम लिखता हूँ, ठीक है. तो पहला क्वेश्चन था कि आप पोएम्स लिखते हो, आप कौन सी लैंग्वेज में लिखते हो, ठीक है. तो आप कोई भी स्किल्स अगर आपकी है ना, जो आपको ऐसा लगता है कि मेरे को 1 साल पूरी तैयारी करनी है, ठीक है, मैं बाकी सब कुछ छोड़ दूंगा, मैं 1 साल पूरी तैयारी करूंगा, ठीक है, तो आपको बाकी 3 लाख लोग जैसा बना देता है. यूपीएससी आपको अलग कैसा है ये देखना चाहती है, ठीक है. तो मैंने मेरी सारी चीज़ों को कंटिन्यू रखा था, मैं पोएम्स रेगुलरली लिखता रहता था,
मैंने जम्मू एंड कश्मीर का एक हम लोग चाणक्य के थ्रू हमारा भारत दौरा होता है हर साल, तो भैया नॉर्थ ईस्ट जाके आए थे, हम लोग जम्मू एंड कश्मीर गए थे, तो उसके बाद में हमारी एक्सपीरियंस शेयरिंग होती है। फिर मैंने मेरी खुद की एक वेबसाइट चालू की है indianstory.in। मुझे लोग बड़बड़ करने नहीं देते थे, है ना, तो मैंने बोला मैं ऑनलाइन बड़बड़ करूँगा, तो मैंने एक वेबसाइट चालू की, वहाँ पे मैं अपने आइडिया शेयर करता हूँ। फिर उसके बाद मैं मेलघाट टाइगर रिजर्व में हम लोग गए थे, मेलघाट टाइगर रिजर्व में एक हफ्ता रह के हम वहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसर लोग से बात करके आए थे। मुंबई में एक NGO है हेल्प आवर पीपल फॉर एजुकेशन, मैं उनके साथ काम करके गाँव में जाके एजुकेट करके आया हूँ, ऐसे लेक्चर्स वगैरह लेके आया हूँ। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ मैंने जारी रखी थी। तो ये फ़ायदा होता है, ये आपको अंदर अलग बनाती है। मैं आपको बताता हूँ मेरे को कैसे फ़ायदा हुआ। तो पहला उन्होंने पूछा कि आप पोएम्स लिखते हो, आप कौन सी लैंग्वेज में लिखते हो। दूसरा क्वेश्चन था आप कौन सी थीम्स पे लिखते हो, तो मैंने बोला मैं रोमांटिक पे लिखता हूँ, रिसेंटली मैंने सोशल इश्यूज़ पे लिखना चालू किया। तो उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आप एक पोएम सुनाओ, ठीक है। तो मैंने एक लिखी थी, जिसके कारण रात गुजारी परिवार ने बिना सोकर, बच्चों ने भी सहा दर्द को जोर जोर से रोकर, जिसका शहर में इलाज कराया हजारों रुपए खोकर, रोक सकते थे उस बीमारी को सिर्फ साबुन से हाथ धोकर। तो जब अभी ये जो है ना, ये आपके एक ठीक है, ये मूड को लाइटन कर देता है। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा मेरी फैमिली बैकग्राउंड पे, यानी मैंने बाइसिकल रिपेयरिंग वगैरह लिखी थी, उसके अंदर शॉप वगैरह है ऐसे, तो थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड पे थोड़े क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद दूसरा अगला क्वेश्चन था कि लीडरशिप क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं, ठीक है। तो मैंने उसके बारे में बताया, ट्रांसपेरेंसी, कम्युनिकेशन, ऐसे 3-4 चीज़ें बताई। तो उन्होंने पूछा तुम में है क्या, अब वहाँ ना कौन बोले, है ठीक है। तो उन्हें नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपने कहाँ इम्प्लीमेंट किया है। तो ये जो जम्मू एंड कश्मीर का दौरा किया था, जो मेलघाट का दौरा किया था, जो खुद की एक वेबसाइट चालू की थी, है ना, जो मैंने चीज़ें बाकी सब लोग ने नहीं की थी, वो मैंने जो किया था, मैंने वो सब कुछ वहाँ बता दिया, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको उनको ऐसा लगने लगता है कि आप अलग हो, ठीक है। मेरी वेबसाइट के ऊपर क्वेश्चंस हुए, ठीक है, और वो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, मैंने खुद किया था ना, मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि इलेक्शंस हुए, अब मैं बताता हूँ, फंस भी जाते हो आप, ठीक है। उस समय मेरा 15 मई को इंटरव्यू हुआ था और 16 मई को लोकसभा के रिजल्ट्स थे। तो उनका क्वेश्चन था कि इलेक्शंस हुए, आपने वोट किया क्या। मैंने वोट नहीं किया था, तो मैंने बोला मैंने नहीं किया। तो उन्होंने पूछा क्यों नहीं किया, मैंने बोला मेरा वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं था। तो उनका एक प्रोसीजर, उन्होंने बोला एक प्रोसीजर होता है फॉलो करने का, अगर आपने फॉलो किया हो तो आपका नाम आ जाता, आपने क्यों फॉलो नहीं किया। तो मैंने बोला सर एक्चुअली मैंने फॉलो किया था, लेकिन वो पुणे में 1 लाख लोगों के टोटल नाम जो हैं वो लिस्ट से मिसिंग थे, तो उसमें मेरा भी नाम था। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी पुणे नहीं है, ठीक है, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी पालघर है, मेरे गांव में। ये चीज़ उन्होंने पकड़ी नहीं, अगर पकड़ लिया होता ना, ठीक है। सो ये हो गया, कहीं कहीं आप फंस भी जाते हो। एक क्वेश्चन था कि टैलेंट में और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि अगर पैनल जो डेफिनेशंस मानता है, डेफिनेशंस का इंपॉर्टेंस क्या है। हमको इंजीनियरिंग में हमेशा बोलते थे ना, एम्पियर का डेफिनेशन दे देते थे, इतना सिंपल होता था, है ना, क्रॉस सेक्शन में से करंट फ्लो हो रहा है तो 1 एम्पियर है, ठीक है। तो हमको कभी डेफिनेशंस का ये नहीं समझा। अभी मैं बताता हूँ डेफिनेशंस का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। उनका क्वेश्चन था कि टैलेंट में और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। टैलेंट का डेफिनेशन होता है समथिंग विच यू आर बॉर्न विथ। स्किल का डेफिनेशन होता है समथिंग विच यू एक्वायर, ठीक है। टैलेंट इज समथिंग यू आर बॉर्न विथ, स्किल इज समथिंग विच यू वर्क, जैसे इंजीनियरिंग अपनी स्किल है, ठीक है। अब मेरा डेफिनेशन ऐसा क्लियर था, सेपरेट था। जो पैनल है वो टैलेंट और स्किल के डेफिनेशन को क्लब कर चुका था, ठीक है। उसने बोला स्किल और टैलेंट इज नॉट डिफरेंट, ठीक है। तो शुरू में एक मिसकम्युनिकेशन था। तो जब उन्होंने क्वेश्चन पूछा, मैंने बोला टैलेंट क्या इंपॉर्टेंट है, जो हम बॉर्न हुए हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैंने बोला दूसरा ऑप्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, मैंने बोला प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर स्किल है, ठीक है, तो आप तो कुछ भी कर सकते हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अलग चीज़ है। अब यहाँ पे मुझे समझ गया कि उनका टैलेंट और स्किल को कंबाइन कर रहे हैं, लेकिन आप पैनल को ये नहीं बोल सकते कि आपकी डेफिनेशन गलत है ना, नहीं तो आप तो पहले ही बाहर हो जाओगे। अब मैं फंस गया, अब मैं बोला अब मैं यहाँ से कैसे निकलूँ, ठीक है। तो मैं थोड़ा इधर उधर घूम रहा था, मेरे बाजू में एक लेडी बैठी थी पैनल में, एंड शी अंडरस्टूड, आई थिंक लेडीज इंटेलिजेंट होती हैं, ठीक है। शी अंडरस्टूड, ठीक है, शी अंडरस्टूड। सो उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा, इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन टैलेंट एंड स्किल, एंड आई फाउंड माई वे आउट, ठीक है। मैंने बोला सर मैम टैलेंट ये होता है, स्किल ये होता है। तो मैम ने नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि नो 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 वी आर नॉट कंसिडरिंग इट डिफरेंट, इट इज सेम, ठीक है। तो मैंने बोला इन दैट केस आई विल लाइक टू चेंज माई आंसर, ठीक है। सो इंटरव्यू में भी अंदर जाने के बाद आपको आंसर चेंज करने का स्कोप होता है, मिस्टेक्स करने का स्कोप होता है, अंदर वाले हेल्प करते हैं। तो बाहर जो इतना डर बना के रखा है ना, एक्चुअली ऐसा डिफिकल्ट नहीं है,
ठीक है, यस। And thank you very much for enlightening us today. Moreover, fear factor निकालने के लिए. थैंक यू। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं फाइनल ईयर प्रिपेयर कर रहा हूँ और मुझे 2015 अटेम्प्ट देना है. मेरा 2014-15 फाइनल ईयर इंजीनियरिंग भी साथ में चलते रहेगा. तो सर काफ़ी बार मन में डर आता है कि किसको इम्पोर्टेंस देना है. कभी कभी सोचता हूँ कि सिक्योरिटी स्टेबिलिटी के लिए जॉब, फिर सोचा नहीं हटा दो, जॉब नहीं करना है. सो सर मेरा यही क्वेश्चन है कि दोनों मैनेज करना किस लेवल पे पॉसिबल है, या जैसे सारे बोल रहे हैं बाहर एटमॉस्फेयर है कि 1 साल मे भी तुम रुको, प्रिपेयर करो और फिर अटेम्प्ट दो. क्योंकि दिल्ली में मुझे वाजीराम रवि में भी यही बोला एक फैकल्टी मेंबर ने, रुको, अटेम्प्ट वेस्ट मत करो. सर आपका क्या कहना है? सी आप 6 साल रुकने को प्लान कर रहे हो क्या यूपीएससी के बाद, ये अपने इंजीनियरिंग के बाद यूपीएससी के लिए? नहीं सर. नहीं सर ना, तो आप अटेम्प्ट दे देना 2015 का. नहीं 2015 का देना है. लेट मी आंसर मोर क्वेश्चंस. ठीक है, 2015 का अटेम्प्ट देना ही है. ठीक है, दूसरा साथ में प्रिपरेशन हो सकता है क्या? अगर मैं आपको बोल दूं साथ में प्रिपरेशन नहीं हो सकता, तो आप इंजीनियरिंग छोड़ दोगे? नहीं. आप 2015 का अटेम्प्ट छोड़ दोगे? नहीं, कोशिश तो पूरी करूंगा. बस वही करना है. कुछ चीजें आपके कंट्रोल में होती हैं, कुछ चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं. इंजीनियरिंग छोड़ना आपके कंट्रोल में नहीं है. 2015 का अटेम्प्ट देना ही वो आपके कंट्रोल में नहीं है. तो पढ़ाई करना आपके कंट्रोल में, पढ़ाई करनी है. ठीक है, अब पढ़ाई का टाइम कैसे मैनेज करना है? तो आप कौन से कॉलेज में हो? MIT. नहीं, सीओई में या मेन MIT? COE. ब्रांच कौन सी है? मैकेनिकल. यार तू मेरे को बात कर रहा है. अटेंडेंस कितनी है तेरी? अटेंडेंस मस्ट है सर, पिछले सेम में 75% थी. अच्छा देखो, 75% अटेंडेंस है ना. 3 लेक्चर करने का, 1 लेक्चर नहीं करने का. 3 दिन आने का, 1 दिन नहीं आने का. फाइनल ईयर में 2 दिन ऐसी छुट्टी होगी. ठीक है, 1 दिन प्रोजेक्ट डे के लिए, सैटरडे संडे. 5 डे वीक है कि 6 डे वीक है? 5 डे. 5 डे मतलब सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, 1 दिन प्रोजेक्ट के लिए छुट्टी रहेगी. हाँ 4 दिन हो गया. 3 दिन आने का, 1 दिन नहीं आने का. ओके सर. ठीक है, 1 मिनट. ठीक है, तो हफ्ते में 3 दिन कॉलेज आएगा, 4 दिन छुट्टी रहेगी. ठीक है, सो 4 दिन में इट इज वेरी मच पॉसिबल. ठीक है, सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करना चाहिए. तो जो मैंने 4 महीने में किया, आपको करने के लिए 1 साल है. ठीक है, आप जैसे मेरे पास 7 दिन थे, आपके पास 4 दिन रहेंगे हफ्ते में, तो आपको डबल टाइम चाहिए. ठीक है, आपके पास ट्रिपल टाइम है. ठीक है, आपको साथ में इंजीनियरिंग की तैयारी करनी पड़ेगी, आई एग्री. ठीक है, बट इट इज वेरी मच पॉसिबल. आप सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करिए. अभी शायद आप न्यूज़पेपर्स इतना ध्यान से नहीं पढ़ पाएंगे, अगर तो आप मैगजीन्स पे फोकस करिए. ठीक है, चीज़ों को कैसे कंट्रोल में लाना है आपके हाथ में. ठीक है, लाया जा सकता है. थैंक यू वेरी मच. जैसा वोकेबलरी इतनी हार्ड होती है कि इट्स बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. तो जब मैं पेपर पढ़ना चालू किया मैंने, तो आई फाइंड कि एक जो हर एक वर्ड होता है वो हर बार नया आर्टिकल में कुछ नया होता है बार बार. तो इस चीज़ को कैसा टैकल किया जाए, क्योंकि यूपीएससी कभी कभी ऐसा होता है कि हार्ड वोकेबलरी यूज करती है. देखो, आप कोई भी एक ही न्यूज़पेपर फॉलो करना चाहिए. आप शुरू में एक ही न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हो. मैंने जब शुरुआत की थी, मैं द हिंदू फॉलो करता था. बैठ जाओ. मैंने बाद में दोनों न्यूज़पेपर पढ़ने लगा. मैं हिंदू और एक्सप्रेस दोनों पढ़ता था. अब मैं नहीं पढ़ रहा. ठीक है, बट मैं पढ़ता था. आपने जो बोला वोकैबुलरी का ना, शुरू में मुझे भी इश्यूज होते थे. तो आप अगर देखोगे तो एडिटोरियल में, जैसे इंडियन एक्सप्रेस का है ना, तो उसका जो एडिटोरियल पेज होता है, उसमें जो 3 कॉलम्स लेफ्ट के होते हैं वो एडिटोरियल होते हैं, मतलब वो इंडियन एक्सप्रेस वाले लिखते हैं. बीच में जो है गेस्ट आर्टिकल्स आते हैं. ठीक है, और पूरा न्यूज़पेपर बाकी इंडियन एक्सप्रेस वाले लिखते हैं. हर न्यूज़पेपर की वोकैबुलरी फिक्स होती है. वो वही वर्ड्स को ना एडिटोरियल में और बाकी न्यूज़पेपर में वही वर्ड्स यूज़ करते हैं. जो गेस्ट आर्टिकल्स होते हैं ना, उसमें वर्ड्स चेंज होते रहते हैं. तो मैं जब शुरू में करता था, तो मैं भी यही करता था. सारे वर्ड्स की मीनिंग देखता था. रोज सोचता था 2 वर्ड्स याद करेंगे. 2 वर्ड्स 2 दिन याद रहते थे, तीसरे दिन वापस भूल जाते थे, है ना. हर बार एक नया प्रॉब्लम होता था. ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने बोला यार ये जो रेगुलर लिखते रहते हैं ना, मैं उनके खाली वर्ड्स करूँगा. ठीक है, जैसे सी राजा मोहन है, वो रेगुलरली लिखते रहते हैं. सरजीत भल्ला है, वो बराबर लिखते रहते हैं. जो एडिटोरियल है वो तो लिखते ही रहते हैं. तो मैं इन सेक्शंस में जो वर्ड्स आते थे ना, मैं उन पे ज़्यादा फोकस करता था. और ये वर्ड्स बहुत फ्रिक्वेंटली रिपीट होते हैं. ठीक है, क्योंकि अगर इंडियन एक्सप्रेस वाले को पता है कि गुड को गुड बोलना है, तो वो मार्वलस नहीं बोलेगा, हर बार गुड ही बोलेगा. ठीक है, तो आपको जो वर्ड्स है ना, वो कंसिस्टेंसी आने लगती है. तो आपको उतने वर्ड्स याद हो जाते हैं. ठीक है, उतने वर्ड्स याद हो जाएंगे. यूपीएससी में अगर आपको 10 में से 4 भी वर्ड समझ में आए ना, तो आप पास हो जाओगे, चिंता नहीं है. ठीक है,
और दूसरा है अगर आपके पास समय है अभी तो वो नॉर्मल यूएस की एक बुक आती है वर्ड पावर मेड इजी, ठीक है। मेरे को किसने रेकमेंड की थी, मैंने पढ़ना शुरू किया था, मैंने शुरू के 20 पेज पढ़े लेकिन मेरा बाकी टाइम मैनेज नहीं हो रहा था। इट इज़ अ वेरी गुड बुक, ठीक है। मैंने 20 पेज पढ़े लेकिन बाकी टाइम के साथ मैनेज नहीं हो रहा था, तो मैंने उसको बोला जाने दे, ठीक है। बट अगर आपके पास टाइम है तो आप वो बुक करके देखिए, काफ़ी अच्छी है। मुझे लोग बोलते हैं हमेशा कि सामने जाके जो बोलना होता है ना, स्टेज फियर नहीं है आप में, है ना, वो कैसे आया। मेरे को कभी स्टूडेंट फियर नहीं आया, ठीक है। मतलब जब भी क्लास में कोई डाउट्स होता था ना, लोग मुझे ओवर स्मार्ट बोलते थे, लोग मुझे कुछ भी बोलते थे, मैं खड़े होकर पूछ लेता था, ठीक है। टीचर का कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, सिलेबस कंप्लीट हो रहा है नहीं हो रहा है, मैं फिक्र नहीं करता था। खाली एक क्या है, एक आपको कभी कभी लगने लगता है टीचर को नहीं आता, नो, मैं टीचर को इंसल्ट नहीं करता था, ठीक है। जब टीचर को मुझे लगता था टीचर को नहीं आता तो मैं पूछना बंद कर देता था, लेकिन मेरे को कभी स्टूडेंट फियर नहीं आया। आप जब स्टेज के नीचे बोलने से नहीं डरते ना, तो आप स्टेज के ऊपर बोलने से भी नहीं डरोगे। अगर आप पूछने से डरते हो आज, तो आप कल बोलने से डरोगे, ठीक है। सो अगर आपके यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन है तो सबसे पहले आप क्लासरूम में कहीं पे बैठो तो उसको पूछना सीखो। आप एक बार पूछना शुरू करोगे तब आपको बोलना शुरू कर पाओगे।